रात का गहरा अंधकार छाया हुआ था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बादलों के गरजने की भयंकर आवाजें गूंज रही थीं। रीमा चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में अपने दो मासूम बच्चों, बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ डरी हुई बैठी थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर ये कैसी भयानक आवाजें आ रही हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। पापा कहाँ हैं? ऐसे खराब मौसम में पापा हमेशा हमारे पास होते थे। वो कब वापस आएंगे? रीमा का पति टुन्नू एक गंभीर बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, लेकिन रीमा अपने छोटे और मासूम बच्चों को यह दुखद सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। वह जानती थी कि यह सच सुनकर उनके छोटे से दिल टूट जाएंगे। तुम दोनों बिल्कुल मत डरो बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे पापा किसी बहुत ज़रूरी काम से दूर गए हैं। उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। चलो अब आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। लेकिन माँ, इतनी तेज आवाजों में हमें नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हें सुलाने के लिए एक बहुत प्यारी सी लोरी सुनाती हूँ। नींदिया रानी जल्दी आजा, मेरे बच्चों को तू सुला जा। बादल चाहे जितना भी गरजे, मीठे सपनों की दुनिया सजा जा। काले घने अंधेरों से ना घबराना, कल सुबह नया सूरज है आना। मीठे मीठे सपनों में खो जाओ, मेरे प्यारे बच्चों अब सो जाओ। रीमा अपने बच्चों को शांत करने के लिए बहुत ही मीठी और सुरीली आवाज में लोरी गाने लगती है। अपनी माँ की ममता भरी लोरी सुनकर कुकू और गुड़िया का डर दूर हो जाता है और वे दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह होते ही बारिश पूरी तरह रुक जाती है। आसमान साफ हो जाता है और धूप निकल आती है। रीमा अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित छोड़कर उनके लिए भोजन की खोज में निकल जाती है। इस जंगल में कोई भी पक्षी रीमा और उसके बच्चों को प्यार नहीं करता था। वे बहुत गरीब थे और उनके सिर पर पिता का साया भी नहीं था, इसलिए सब उनसे दूर ही रहते थे। जंगल के एक दूसरे हिस्से में गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा और मिट्टू तोते का बेटा साथ मिलकर बॉल से खेल रहे थे। वे दोनों जंगल के अमीर पक्षियों के बच्चे थे। उसी समय कुकू और गुड़िया भी वहां पहुंच जाते हैं। वे दोनों चुपचाप एक किनारे खड़े होकर जग्गू और तोते के बेटे को खेलते हुए देखने लगते हैं। देखो मेरी ताकत, मैं इस बॉल को कितनी जोर से और कितनी दूर तक मार सकता हूँ। आज तो मैं बहुत दूर तक निशाना लगाऊंगा। जग्गू अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉल को मारता है। बॉल हवा में उड़ती हुई सीधे जाकर पास ही रहने वाले कबूतर के घर की खिड़की पर लगती है। खिड़की का कांच जोर की आवाज के साथ टूटकर बिखर जाता है। कांच टूटने की भयानक आवाज सुनकर कबूतर गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर आता है। ये किसने किया? मेरी खिड़की का कांच किसने तोड़ा है? सामने आओ। कबूतर की नजर तुरंत जग्गू और मिट्टू तोते के बेटे पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह शरारत इन्हीं अमीर पक्षियों के बच्चों ने की है, लेकिन वह जानता था कि इनके माता पिता जंगल में बहुत रसूख रखते हैं, इसलिए वह उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी उसकी नजर पास में चुपचाप खड़े गरीब कुकू और गुड़िया पर पड़ती है। वह अपना सारा गुस्सा उन मासूम और बेकसूर बच्चों पर निकालने का फैसला करता है। तुम दोनों गरीब चिड़िया के बच्चों ने ही मेरी खिड़की तोड़ी है। तुम्हारे पास दिन भर आवारा घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है। नहीं अंकल, हमने कुछ नहीं किया। हम तो बस यहाँ खड़े होकर इन लोगों को खेलते हुए देख रहे थे। चुप रहो, एकदम चुप। ऊपर से मुझसे झूठ बोलते हो। कबूतर आगे बढ़ता है और उन दोनों मासूम बच्चों को बहुत जोर जोर से मारता है। उन्हें मारने के बाद वह बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। जग्गू और तोते का बेटा ये सब देखकर जोर जोर से हंसते हैं। कुकू और गुड़िया बुरी तरह रोते हुए अपने घर वापस आ जाते हैं। दर्द और अपमान के कारण वे बिना कुछ खाए पिए रोते रोते सो जाते हैं। दूसरी तरफ लगातार हुई बारिश के कारण पूरे जंगल में कीचड़ और पानी भरा हुआ था। रीमा को पूरा दिन भटकने के बाद भी कहीं कोई दाना या भोजन नहीं मिलता। वह उदास मन और भारी कदमों से खाली हाथ घर लौटती है। घर आकर वह देखती है कि उसके बच्चे सो रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर आंसू सूख चुके हैं
और उन्हें चोट भी लगी है। रीमा को समझ नहीं आता कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ, लेकिन वह बेबस थी। वह भी भूखी ही उनके पास लेट जाती है। उस रात तीनों माँ बच्चे भूखे पेट ही सो जाते हैं। आधी रात को अचानक फिर से तूफान आ जाता है। इस बार बारिश इतनी तेज थी कि उनके पुराने और कमजोर घोंसले की छत तिनका तिनका होकर टूट जाती है। ठंडी हवा और बारिश का पानी सीधे बच्चों पर गिरने लगता है। माँ, मुझे बचाओ, हमारा घर टूट रहा है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, हम कहाँ जाएंगे? सब कुछ भीग गया है। डरो मत मेरे बच्चों, जल्दी से मेरे पंखों के नीचे छिप जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रीमा अपने दोनों बच्चों को अपने छोटे से पंखों में छिपाकर उस भयंकर तूफानी बारिश में उड़ने लगती है। वह मदद के लिए पूरे जंगल में इधर उधर भटकती है। जंगल के बाकी सभी पक्षी अपने अपने सुरक्षित और गर्म घरों की खिड़कियों से रीमा को बाहर तूफान में जूझते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी भी पक्षी ने उस गरीब चिड़िया और उसके कांपते हुए बच्चों की मदद के लिए अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। कोई तो मेरी मदद करो, मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। हमें बस रात भर के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। किसी ने रीमा की पुकार का जवाब नहीं दिया। उड़ते उड़ते रीमा थक चुकी थी। तभी उसे जंगल के किनारे एक बहुत ही घना पेड़ दिखाई देता है। वह उसी पेड़ की एक मोटी डाल पर जाकर बैठ जाती है। वह पेड़ इतना घना था कि बारिश का पानी उस डाल तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा था। वहां पहुंचकर रीमा और उसके बच्चों को थोड़ी राहत मिलती है। कुछ देर बाद आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। बिजली की तेज रोशनी में रीमा को नीचे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। बच्चों, तुम दोनों यहीं सुरक्षित बैठो, मैं बस अभी 1 मिनट में वापस आती हूँ। वह ध्यान से नीचे देखती है। एक पुराना सा धातु का डिब्बा कीचड़ में आधा फंसा हुआ था। भारी बारिश के कारण जमीन की मिट्टी बह गई थी और वह सालों पुराना डिब्बा जमीन के ऊपर आ गया था। रीमा नीचे जमीन पर जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डिब्बे का ढक्कन खोलती है। ढक्कन खुलते ही रीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस डिब्बे के अंदर ढेर सारे चमकते हुए सोने के सिक्के भरे हुए थे। रीमा को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये तो सोने के सिक्के हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब मेरे बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और ना ही बारिश में कांपना पड़ेगा। सुबह होते ही बारिश थोड़ी कम होती है। रीमा उन सोने के सिक्कों में से कुछ सिक्के अपने साथ लेकर जंगल के बाहर बाजार जाती है। सबसे पहले वह बारिश और ठंड से बचने के लिए एक बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत टेंट खरीदती है। उसके बाद वह अपने बच्चों के लिए ढेर सारा अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खरीद कर लाती है। उठो मेरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आज हम सब पेट भरकर अच्छा खाना खाएंगे। वाह माँ, इतना सारा खाना! मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी थी। और ये नया घर भी कितना सुंदर और बड़ा है माँ। अब हमें बारिश से डर नहीं लगेगा। जब तक जंगल में बारिश का मौसम रहता है, वे तीनों उस सुरक्षित टेंट में बहुत मजे और आराम से रहते हैं। कुछ दिनों बाद जब बारिश का मौसम पूरी तरह खत्म हो जाता है और धूप निकल आती है, तब रीमा बाकी बचे हुए सारे सोने के सिक्के बाजार में जाकर बेच देती है। उन सिक्कों के बदले उसे बहुत सारा धन मिलता है। अब रीमा जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन चुकी थी। उसने जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा 3 मंजिला शानदार घर बनवाया। जंगल के सभी पक्षी रीमा का यह नया महल जैसा घर देखकर पूरी तरह हैरान थे। जो पक्षी कल तक रीमा को गरीब समझकर उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वे अब उससे दोस्ती करने के लिए मरे जा रहे थे। गौरी कवि और वह निर्दयी कबूतर भी मौके का फायदा उठाने और रीमा से मीठी मीठी बातें करने उसके नए घर पहुंच जाते हैं। अरे रीमा बहन, कैसी हो तुम? तुम्हारा ये नया घर तो बहुत ही सुंदर और आलीशान है। मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम एक दिन बहुत तरक्की करोगी और बहुत आगे जाओगी। बिल्कुल सही कहा गौरी बहन ने। और हाँ रीमा बहन, हम तो तुम्हारे पुराने पड़ोसी हैं। अगर नए घर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हूँ। रीमा उन दोनों को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक कड़वा सच छिपा हुआ था।
उसे वह तूफानी रात और अपने बच्चों के आंसू आज भी बहुत अच्छी तरह याद थे। आप दोनों का मेरे इस नए घर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं गरीब थी और मेरे बच्चे भूखे पेट तूफान में ठंड से कांप रहे थे, तब आप में से किसी ने भी अपनी खिड़की का एक छोटा सा कोना तक नहीं खोला था। और कबूतर भाई, आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि कैसे आपने बिना किसी गलती के मेरे मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटा था और अपना गुस्सा उन पर निकाला था। अरे रीमा, तुम तो छोटी सी बात को पकड़ कर बैठ गई। उन पुरानी बातों को भूल जाओ। हम तो बस एक नई शुरुआत करने और दोस्ती का हाथ बढ़ाने यहाँ आए थे। जो दोस्ती गरीबी देखकर दूर भाग जाए और उसकी अमीरी देखकर वापस आ जाए, मुझे ऐसी झूठी दोस्ती बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और भविष्य में कभी मेरे दरवाजे पर मत आना। रीमा का यह करारा और सच्चा जवाब सुनकर गौरी कवि और कबूतर का सिर शर्म से झुक जाता है। वे बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप चले जाते हैं। रीमा ने उन स्वार्थी और मतलबी पक्षियों से हमेशा के लिए दूरी बना ली। अब रीमा न तो किसी से फालतू बात करती थी और न ही किसी झूठे पक्षी से दोस्ती रखती थी। वह अपने बड़े से महल में अपने दोनों प्यारे बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी और शांति से अपना जीवन बिताने लगी। भयंकर गर्मी का मौसम था। सूरज आसमान से मानो आग उगल रहा था। जंगल के सभी पशु और पक्षी इस चिलचिलाती धूप से बहुत परेशान थे। गर्म हवाएं चल रही थीं और सूखे पत्तों की सरसराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। इसी भयानक गर्मी में रीमा चिड़िया अपने सिर पर हरी घास का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर अपने घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में वह गर्मी से बहुत बेहाल हो रही थी, लेकिन उसे अपने परिवार की चिंता थी, इसलिए वह बिना रुके अपने घर की तरफ बढ़ती जा रही थी। रीमा पसीने से लथपथ होकर जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है। वहां उसके घर के ठीक बाहर घास और फूस से बनी हुई एक छोटी सी गौशाला है। उस गौशाला में रीमा की एक गाय और एक बकरी बंधी हुई है। हे भगवान, आज तो गर्मी ने जान ही निकाल दी। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। मेरी प्यारी गाय और बकरी, तुम दोनों भी इस गर्मी से बहुत परेशान हो गई होगी। लो, मैं तुम्हारे लिए ये ताज़ी हरी घास लेकर आई हूँ। इसे खा लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। रीमा अपनी गाय और बकरी के सामने हरी घास डाल देती है। वे दोनों भूखी थीं और तुरंत घास खाने लगती हैं। रीमा उन्हें प्यार से सहलाती है। रीमा के घर का पूरा खर्च इसी गाय और बकरी पर निर्भर था। वह हर दिन इन दोनों का ताज़ा दूध जंगल के बाजार में बेच कर आती थी और उसी दूध के पैसों से उसके घर का सारा खर्च चलता था। लेकिन इस समय रीमा के घर की हालत बहुत खराब थी। तेज आंधी और तूफान के कारण उसके घर की आधी छत उड़ चुकी थी। घर के अंदर चिलचिलाती धूप सीधे आ रही थी। घर के एक कोने में उसका बीमार पति टुन्नू लेटा हुआ था। भयंकर गर्मी और धूप के कारण टुन्नू की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। वह दर्द और गर्मी से कराह रहा था। रीमा, तुम आ गई बहू। देखो टुन्नू की हालत कितनी खराब हो रही है। गर्मी के मारे उसका शरीर तप रहा है। तुम जल्दी से चूल्हा जलाओ और कुछ खाने के लिए बना लो। टुन्नू ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसे खाना खिलाकर जल्दी से दवाई भी देनी है, वरना उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। जी माँ जी, मैं अभी खाना बनाती हूँ। मैं आज सुबह बाजार जाकर दूध बेच आई थी। उन पैसों से मैं घर के लिए थोड़ा सा राशन ले आई हूँ। मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना तैयार करती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं टुन्नू जी का पूरा ध्यान रखूँगी। रीमा जल्दी से राशन का सामान निकालती है और खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। उधर टुन्नू अपनी बीमारी और घर की इस दयनीय हालत को देखकर बहुत दुखी हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है और सारा बोझ रीमा के कंधों पर आ गया है। मुझे माफ़ कर दो रीमा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बीमारी ने मुझे एकदम बेबस कर दिया है। तुम दिन भर बाहर काम करती हो और घर आकर भी आराम नहीं कर पाती। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? आप मेरे पति हैं,
और परिवार में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। बीमारी किसी को भी हो सकती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम सब मिलकर इस मुश्किल समय को पार कर लेंगे। आपको बस अपना ध्यान रखना है और समय पर दवाई खानी है। रीमा के ससुर भी परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। वह रोज सुबह उठकर जंगल जाते थे और वहां लकड़ियां काटने का काम करते थे। लकड़ियां काटकर वह उन्हें बाजार में बेचते थे। वहां से उन्हें जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, वह सारे पैसे टुन्नू की महंगी दवाइयों में खर्च हो जाते थे। घर में पैसों की बहुत तंगी थी। रीमा ने खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा जलाया, लेकिन लकड़ियां थोड़ी सूखी नहीं थीं, इसलिए चूल्हे से बहुत सारा धुआं निकलने लगा। वह धुआं सीधे उस कोने में जाने लगा जहां टुन्नू लेटा हुआ था। धुएं की वजह से बीमार टुन्नू को जोर जोर से खांसी आने लगी। रीमा, मुझे बहुत तेज खांसी आ रही है। मेरा गला सूख रहा है। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। माँ जी, घर के मटके में तो एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। मैं सुबह ही सारा पानी इस्तेमाल कर चुकी थी। आप टुन्नू जी के पास बैठिए, मैं तुरंत मटका लेकर जंगल के कुएं से पानी भर कर लाती हूँ। रीमा तेजी से खाली मटका उठाती है और जंगल के कुएं की तरफ दौड़ पड़ती है। गर्मी के कारण उसका भी गला सूख रहा था, लेकिन उसे अपने पति की फिक्र थी। जब वह कुएं के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां जंगल के शैतान कौवे कालू और उसकी पत्नी गौरी बैठे हुए हैं। उन दोनों ने कुएं पर अपना कब्जा कर लिया था और जंगल के किसी भी पक्षी को मुफ्त में पानी नहीं लेने दे रहे थे। वे हर पक्षी से पानी के बदले पैसे मांग रहे थे। रुको रीमा, कहाँ जा रही हो मटका लेकर? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अब इस कुएं का पानी मुफ्त नहीं मिलता? अगर मटका भरकर पानी चाहिए तो पहले पैसे निकालो। बिना पैसों के मैं यहाँ से एक बूंद भी पानी नहीं ले जाने दूंगा। बिल्कुल सही कहा कालू जी आपने। ये कुआं अब हमारा है। बहुत हो गया मुफ्त का पानी। लाओ रीमा, जल्दी से पैसे दो, वरना अपना खाली मटका उठाओ और अपने घर वापस जाओ। कालू भैया, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पानी तो जंगल के सभी पक्षियों के लिए है। इस पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? मेरे पति बहुत बीमार है और उन्हें ज़ोर से खांसी आ रही है। घर में पानी की एक बूंद नहीं है। मेरे पास अभी आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे थोड़ा सा पानी ले जाने दीजिए। मुझे तुम्हारे पति की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा नियम सबके लिए बराबर है। पैसे दो और पानी लो। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ और मेरा समय बर्बाद मत करो। रीमा को कालू और गौरी की इन कठोर बातों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह बेबस थी। वे दोनों बहुत ताकतवर थे और रीमा उनसे लड़ नहीं सकती थी। रीमा बहुत उदास हो जाती है और अपना खाली मटका लेकर रोते हुए घर की तरफ वापस लौट आती है। माँ जी, कालू और गौरी ने कुएं पर कब्जा कर लिया है। वे किसी को भी बिना पैसों के पानी नहीं भरने दे रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे पानी नहीं लेने दिया। अब हम क्या करेंगे? टुन्नू जी को खांसी आ रही है और घर में पानी नहीं है। हे भगवान, ये कालू और गोरी कितने दुष्ट हैं। मुश्किल के समय में भी दूसरों को परेशान कर रहे हैं। अब हम पानी कहाँ से लाएंगे? रीमा और उसकी सास परेशान ही थीं कि तभी रीमा के ससुर अपने सिर पर पानी से भरा हुआ एक बड़ा मटका लेकर घर आते हैं। उन्हें देखकर रीमा और उसकी सास की जान में जान आती है। मैं जहाँ लकड़ियाँ काटने का काम करता हूँ, वहाँ पास में ही एक पुराना कुआं है। मुझे पता चला कि कालू ने इस कुएं पर कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं आते समय वहीं से पानी भर लाया। लो बहू, जल्दी से टुन्नू को पानी पिलाओ। पिताजी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं अभी टुन्नू जी को पानी देती हूँ। रीमा पानी को गर्म करके साफ करती। रीमा जल्दी से टुन्नू को पानी पिलाती है, जिससे उसकी खांसी रुक जाती है और उसे आराम मिलता है। रात होती है और सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब रीमा उठती है तो वह बाहर गौशाला की तरफ जाती है। वह देखती है कि इतनी भयंकर गर्मी होने के बावजूद उसकी गाय और बकरी बहुत आराम से गौशाला के अंदर सो रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी।
रीमा को यह देखकर बहुत हैरानी होती है। वह गौशाला के अंदर जाती है तो महसूस करती है कि वहां का तापमान बाहर की तुलना में बहुत ठंडा है, क्योंकि गौशाला पूरी तरह से घास और फूस की बनी हुई थी। अरे वाह, ये गौशाला तो अंदर से कितनी ठंडी है। बाहर इतनी तेज धूप है, लेकिन घास के कारण अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। मेरी गाय और बकरी कितने सुकून से सो रहे हैं। अगर ये घास इतनी ठंडक दे सकती है तो क्यों ना मैं अपने घर को भी इसी तरह बना लूं। इससे टुन्नू जी को भी गर्मी से राहत मिलेगी। रीमा को एक बहुत अच्छा उपाय सूझता है। वह तुरंत काम पर लग जाती है। वह सबसे पहले पूरे घर की दीवारों को गीली मिट्टी से अच्छी तरह लेप देती है। मिट्टी की मोटी परत लगाने के बाद वह घर की टूटी हुई छत और दीवारों के ऊपर ढेर सारी हरी घास और फूस बिछा देती है। रीमा हर दिन जंगल के पास वाले तालाब से पानी भरकर लाती है और उस पानी का छिड़काव अपने घर की छत और दीवारों पर लगी घास और मिट्टी पर करती है। पानी और मिट्टी के कारण वह घास एकदम ताजी रहती है और सूखती नहीं है। अब मेरा घर एकदम ठंडा रहेगा। मिट्टी और गीली घास की वजह से बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं आ पाएगी। ये उपाय बहुत काम करेगा। रीमा की मेहनत रंग लाती है। हर दिन तालाब का पानी डालने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से घर के ऊपर लगी हुई घास और भी ज्यादा हरी भरी हो जाती है और उसमें नई ताजी घास उगने लगती है। घर के अंदर अब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। बाहर चाहे कितनी भी तेज धूप हो, रीमा का घर अंदर से किसी ठंडे महल जैसा लगता है। टुन्नू को भी अब बहुत आराम मिलता है और ठंडे वातावरण में उसकी तबीयत तेजी से सुधरने लगती है। माँ जी, अब हमें कालू के कुएं की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तालाब का पानी ही लेकर आया करूँगी। हम उसी पानी को अच्छी तरह उबालकर पीने के लिए और घर के बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहू, तूने बहुत अक्लमंदी का काम किया है। अब हमारा घर भी ठंडा रहता है और हमें उन लालची कौवों के सामने हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। रीमा और उसका परिवार अब तालाब का पानी ही इस्तेमाल करने लगते हैं। रीमा पानी को गर्म करके साफ करती और फिर सब उसे पीते। जब जंगल के बाकी पक्षियों ने रीमा के इस ठंडे घास के घर और तालाब के पानी वाले उपाय के बारे में सुना तो वे बहुत प्रभावित हुए। गर्मी से परेशान सभी पक्षियों ने रीमा की तरकीब अपना ली। सबने अपने घरों पर मिट्टी और घास लगा ली और तालाब का पानी इस्तेमाल करने लगे। अब जंगल का कोई भी पक्षी कालू और गौरी के कुएं से पानी खरीदने नहीं जाता था। कुएं के पास अब बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था। गोरी, ये क्या हो गया? अब तो कोई भी पक्षी हमारे पास पानी लेने नहीं आता। हमारी तो सारी कमाई ही बंद हो गई है। हम तो कंगाल हो जाएंगे। हाँ कालू जी, उस रीमा ने तो हमारा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अब हमें पैसे कौन देगा? हमें अपने लालच का फल मिल गया है। कालू और गौरी को अपने के पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका घमंड टूट चुका था। दूसरी तरफ रीमा की सूझबूझ और मेहनत ने उसके परिवार को बचा लिया। उसका पति टुन्नू भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। इस तरह रीमा अपने पूरे परिवार के साथ अपने उस सुंदर और ठंडे घास के घर में खुशी खुशी अपना जीवन